प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। क्या? राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। मैंने प्रथम सिद्धांत जो सबसे प्राचीन और पुराना है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, वह अपलोड कर दिया है। आप पॉलिटिकल थ्योरी लिस्ट में देखिएगा। बेटा, आज हम राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें आज हम शक्ति सिद्धांत ले रहे हैं। अर्थात आज हम दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पहला सिद्धांत जो दैवीय सिद्धांत है, वह मैंने अपलोड कर दिया है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में आपका नैतिक दायित्व है कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, वो अन्य विद्यार्थियों से को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। सभी विद्यार्थियों का हित ही हमारा हित है। यस, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत की चर्चा करेंगे हम। बेटा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शक्ति सिद्धांत मतलब कहीं ना कहीं जो ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो वास्तव में राज्य की उत्पत्ति का आधार शक्ति को मानेगा, पावर को मानेगा। कैसे समझें? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर जो ये मूल बात मैंने नोट कर रखी है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। क्या? कि वास्तविक रूप में जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है, वो राज्य होता है। मतलब राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। क्या? केंद्रीय विषय है। और जब राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है, तो फिर राज्य के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य के निर्माणक तत्व कितने हैं। जैसे आधुनिक समय में राज्य के 4 निर्माणक तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और प्राचीन समय में यदि भारत की बात करें, तो मनु, कौटिल्य, शुक्र इत्यादि ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य के निर्माण के 7 तत्व बतलाए हैं। खैर, ये बातें व्यापक रूप में आगे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ तो संकेत दे रहा हूं। तो डेफिनेटली जब राज्य को ही वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय मान लिया गया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर ये राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, हम उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने लिखा राजनीतिक चिंतन। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं? भाई, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब राज्य संबंधी मौलिक विषय क्या होंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के उद्देश्य कार्य क्या है, राज्य के निर्माण तत्व कौन कौन से हैं, इत्यादि विषयों के बारे में ये चिंतन मनन विचार विमर्श करते हैं। तो मूल बात ये होगी, चाहे राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखें तो भी जो है चिंतन का जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य ही होता है, और चाहे राजनीति विज्ञान विषय को देखें, अनुशासन को देखें, इसमें भी जो अध्ययन का केंद्रीय विषय होता है वो राज्य ही होता है। इसलिए सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, और राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से हम आज दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और वह है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। यस बेटा, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ो। देखो, वैसे वास्तविक रूप में जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र राज्य की उत्पत्ति को समझने में ये उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता दी है। किस रूप में दी है, इसको ज्यादा गहरा में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल शक्ति सिद्धांत को समझना है। बेटा, अब राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों को हम मोटे रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? काल्पनिक विचारधाराएं, जिसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आएगा, शक्ति सिद्धांत आएगा, पितृसत्तात्मक सिद्धांत आएगा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत आएगा, और सामाजिक समझौता सिद्धांत आएगा। बेटा, ये जो सिद्धांत हैं, ये सारे के सारे काल्पनिक सिद्धांत है, अर्थात इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए वहां तथ्यों का प्रयोग नहीं किया है, तथ्यों का आधार नहीं बनाया, बल्कि कल्पना के आधार पर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। दूसरा है ऐतिहासिक विचारधाराएं।
ऐतिहासिक विचारधाराओं के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में कल्पना नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक रूप में यहाँ तथ्यों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रकट किए गए हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आएगा, अर्थात विकासवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में हुई है, अर्थात धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। जैसा कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर, राज्य, ये सब चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में भी कर दी है, लेकिन इसमें भी जानना जरूरी है। कारण क्योंकि अब हम दैवीय सिद्धांत के बाद में शक्ति सिद्धांत लेंगे, तो एक क्रमबद्ध रूप में सारे सिद्धांत में समझाऊंगा। और इसके बाद में मार्क्सवादी सिद्धांत को भी जो है ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत भी किसी न किसी रूप में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देता है ये तथ्यों के आधार पर ही देता है। इसलिए वास्तविक रूप में वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब यदि बेटा आपको मार्क्सवाद समझना हो तो मार्क्सवाद के ऊपर मैंने जो है कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो, ये भी पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत तीनों विचारक मैंने व्यापक रूप में समझा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेटा अब हम मूल बात पर आते हैं, क्या? राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। चले बेटा आप नोट करें, ये पीछे की जो बात थी वो मैंने पिछले जो है लेक्चर में भी किसी न किसी रूप में समझाई है। ये इसलिए कि ये हमारे एक प्रकार से पृष्ठभूमि है, इसके बिना हम ये सारी बातें नहीं समझ सकेंगे, ठीक है बेटा। तो राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति सिद्धांत मैंने यहां नोट किया है कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बिल्कुल काल्पनिक है। मतलब यहाँ तथ्यों के आधार पर विचार प्रकट नहीं किए गए, बल्कि कल्पना के आधार पर विचार प्रकट किए गए। जैसे कि जब हम प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं तो रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में थ्रेसिमेकस जैसे जो सोफिस्ट हैं उन्होंने अपने विचार दिए, वो कल्पना के आधार पर ही दिए। सोफिस्ट कहते हैं जो प्राचीन यूनान में घूम घूम करके शिक्षा दिया करते थे और उसके बदले में वेतन पाते थे, अर्थात जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे उनको ही प्राचीन यूनान में सोफिस्टों की संज्ञा दी जाती थी, सोफिस्ट कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा, काल्पनिक है ये। इसके बाद में बेटा ध्यान दें, राज्य शक्ति अथवा बल प्रयोग के कारण अस्तित्व में आया। बेटा ध्यान देंगे आप, क्या कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या कह रहा है कि राज्य शक्ति अथवा बल प्रयोग के कारण ही अस्तित्व में आया है। मतलब वास्तविक रूप में जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने शक्तिहीन निर्बल लोगों को आदेश दिया और अपने आदेशों का पालन करवाया। कहने का भावार्थ ये है कि राज्य शक्ति अथवा बल प्रयोग के आधार पर अस्तित्व में आया। शक्ति ही राज्य का आधार है और शक्ति के फलस्वरूप ही राज्य स्थिर है। मतलब शक्ति ही राज्य का आधार है और शक्ति के फलस्वरूप ही राज्य स्थिर है। आज भी अर्थात वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार किया जा रहा है, और जिस राज्य के पास सैनिक शक्ति नहीं होती है वह राज्य वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं कहलाता है। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपनी अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार किया जा रहा है। किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। आप बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में यदि हम प्राचीन समय से ही देखें तो प्राचीन समय में कबीले हुआ करते थे और कबीले का जो मुखिया होता था वो सरदार होता था। तो वास्तविक रूप में कबीले आपस में जो है संघर्ष किया करते थे, झगड़ते थे, तो वास्तविक रूप में वही कबीला जीतता था जिसके पास में शक्ति होती थी। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में कोई भी समुदाय संस्था रहा हो उसका आधार शक्ति रहा है। आगे, शक्ति ने सत्ता को जन्म दिया और सत्ता को बनाए रखने में भी सहयोग दिया। बेटा ध्यान देंगे, मतलब शक्ति ने सत्ता को जन्म दिया, पावर ने अथॉरिटी को जन्म दिया। क्या? चूंकि जब एक व्यक्ति बलशाली होता है, शक्तिशाली होता है तो आदेश देता है, और आदेश देता है तो धीरे धीरे उसे वास्तविक रूप में आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब अधिकार प्राप्त हो जाता है तो शक्ति सत्ता बन जाती है। इसलिए शक्ति ने सत्ता को जन्म दिया और वास्तव में शक्ति ने ही सत्ता को बनाए रखने में भी सहयोग दिया। मतलब शक्ति के कारण ही सत्ता बनी रही, बची रही। यदि शक्ति नहीं होगी तो सत्ता नहीं बची रह सकती है। आज जो राष्ट्र राज्य है वास्तविक रूप में, जैसे हम देखें भारत की बात करते हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र राज्य है, और अगर हमारे पास सैनिक दृष्टि से हम शक्तिशाली नहीं होंगे, शक्तिहीन होंगे, तो हम हमारी संप्रभुता को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी बात, इस सिद्धांत मतलब शक्ति सिद्धांत
इस सिद्धांत के प्रचारकों का विश्वास भी है, मतलब जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में शक्ति सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत के प्रचारकों का, मतलब शक्ति सिद्धांत के जो प्रचारक हैं, प्रचारकों का ये विश्वास भी है कि वर्तमान युग में केवल वे राज्य जीवित रह सकते हैं जो शक्तिशाली है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान युग में केवल वे राज्य जीवित रह सकते हैं जो शक्तिशाली है। बिल्कुल सत्य है ये बात। आज आप देखिएगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होगी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च शक्ति बन बैठा। लेकिन आज हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती जा रही है, अर्थात केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि आप देखिएगा सोवियत रूस है, मतलब सोवियत संघ प्राचीन समय का नाम है, 1991 से पहले का नाम है। आज हम कहेंगे कि रूस, चीन, भारत ये शक्ति में किसी से पीछे नहीं है। ये भी धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति बनते जा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में वर्तमान युग में केवल वे राज्य जीवित रह सकते हैं जो शक्तिशाली है, मतलब उनकी सैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर सैनिक शक्ति मजबूत नहीं है तो फिर उनकी बाहरी रूप में रक्षा करना असंभव है। अतः शक्ति राज्य का आधार है, शक्ति के कारण ही राज्य का वर्तमान और भविष्य है। मतलब शक्ति सिद्धांत इसलिए कह रहा है कि शक्ति राज्य का आधार है और शक्ति के कारण ही राज्य का वर्तमान और भविष्य है। मतलब वर्तमान रूप में भी यदि आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है तो शक्ति जरूरी है, और भविष्य में भी आपको अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो फिर इसके लिए शक्ति अति आवश्यक है। इसलिए बेटा आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ तक कुल मिलाकर के शक्ति सिद्धांत के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये बात सही कही जा रही है, भले काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन हमें यथार्थ लगती है ये बात। तीसरी बात है बेटा, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण बताता है, अर्थात वास्तविक रूप में जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है, यह शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण बताता है। यह सिद्धांत मतलब शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण बताता है। कैसे? जैसे विद्वान है ह्यूम, HUME, ये अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है, इनकी पुस्तक क्या है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है इन्होंने स्पष्ट रूप में कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपनी हुकूमत लादी होगी। बेटा ध्यान देंगे यहाँ, मतलब ये सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि वास्तविक रूप में जो ये राज्य की उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है। यहाँ ह्यूम ने स्पष्ट रूप में अपनी पुस्तक में कहा है, क्या कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी तो कल्पना की जा रही, तथ्यों से नहीं कहा जा रहा है। क्या? राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल ने, चाहे वो एक कबीला ही हो, जब किसी मानव दल ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर, किसी भी मानव दल ने, किसी भी मानव समुदाय ने, चाहे वो कोई कबीला ही क्यों ना हो, मतलब जब किसी मानव दल ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपनी हुकूमत लादी होगी, मतलब अपने आदेश दिए होंगे और आदेशों का पालन करवाया होगा। किसके आधार पर? अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर। तो यहाँ ह्यूम स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में वहीं से जो है राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ शक्ति सिद्धांत का कहना यह है कि वास्तविक रूप में सबसे पहले जो शक्तिशाली व्यक्ति थे, शारीरिक दृष्टि से जो शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने निर्बल लोगों को आदेश दिया और अपने आदेशों का पालन कराया, तो तभी से किसी न किसी रूप में राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य का प्रादुर्भाव होता है। अगला विद्वान है वोल्टेयर। वोल्टेयर कह रहे हैं क्या कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। बेटा ध्यान देंगे, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, मतलब वास्तविक रूप में इस दृष्टि के अंतर्गत प्रथम जो राजा था, मतलब जहां से हम राज्य की उत्पत्ति मान सकते हैं, वो एक भाग्यशाली योद्धा था, वो बलशाली था, शक्तिशाली था, उसने दुर्बल लोगों को आदेश दिया। तो मतलब वोल्टेयर भी ये बात कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है। क्या करें? प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, कौन करें? वोल्टेयर। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में प्रारंभ में जो शक्तिशाली था उसके द्वारा, चाहे वह शारीरिक रूप में शक्तिशाली, उसके द्वारा आदेश दिए गए और दुर्बल कमजोर लोगों ने उसके आदेशों का पालन किया, इसलिए वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है। बेटा अब अगली बात लेते हैं हम, शक्ति सिद्धांत का ऐतिहासिक समर्थन। क्या? शक्ति सिद्धांत का ऐतिहासिक समर्थन मतलब हम ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास के आधार पर देखेंगे कि कब कब
वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया गया है। बेटा शुरुआत करते हैं हम यूनान से। जैसे यूनान में विशेषकर दो नगर राज्य महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, मैंने प्लेटो और अरस्तु के ऊपर काफी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहां आप देख सकते हैं। यूनान में वास्तविक रूप में जो सोफिस्ट थे, सोफिस्टों ने वास्तव में शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया था। सोफिस्ट किसे कहते हैं फिर बता रहा हूं मैं, कि प्राचीन यूनान में जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे उनको सोफिस्ट कहा जाता था। मतलब जो शिक्षक घूम घूम करके अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और उसके बदले में वेतन प्राप्त करते थे, उसे सोफिस्ट कहा जाता था। मतलब प्राचीन यूनान में जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे, घूम घूम कर जो शिक्षा देते थे, उनको सोफिस्ट की संज्ञा दी जाती थी। अब यहां देखेंगे, मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। नोट करें बेटा, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो थ्रेसिमेकस है, मतलब प्लेटो की रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई, वार्तालाप शैली में लिखी गई है। एक पात्र प्रश्न करता है, दूसरा पात्र उसका उत्तर देता है। तो इसी तरीके से थ्रेसिमेकस कह रहे हैं कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में थ्रेसिमेकस स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, क्या थ्रेसिमेकस स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप में यहाँ शक्ति का ही समर्थन किया जा रहा है, शक्ति की बात की जा रही है। तो प्राचीन यूनान के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत को किसने किस रूप में स्वीकार किया गया है बेटा। इसके बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार शक्ति के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। अर्थात जो रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ है वह भी शक्ति के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, मतलब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, उस पतन के पश्चात इतिहास में अनेक विचारधाराओं के समर्थकों ने इस सिद्धांत को स्वीकारा है। मतलब राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को अनेक विचारधाराओं के द्वारा स्वीकार किया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ 6 विचारधाराएं नोट भी की है, विशेषकर हम 5 की ही चर्चा करेंगे, एक मैंने छोड़ दी है क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है। 5 तो बेटा ध्यान देंगे। पहला है चर्च पिताओं का समर्थन। वास्तविक रूप में मध्य काल के अंतर्गत, मध्य युग में, जिसको एक अंधकार युग कहा जाता है क्योंकि वहां आस्था और विश्वास के आधार पर ही काम चलाया जा रहा था, विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा रहा था मध्य युग के अंतर्गत। तो मध्य युग को अंधकार का युग भी कहा जाता है क्योंकि वहां विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ मध्य काल के अंतर्गत चर्च और सम्राट, मतलब चर्च और सम्राट, या हम इसको जो है दूसरे रूप में भी कह सकते, चर्च मतलब विश्वास और सम्राट मतलब विवेक। तो चर्च और सम्राट के मध्य संघर्ष चला हुआ था। यह संघर्ष चला हुआ था कि भाई वास्तविक रूप में शक्तिशाली कौन हो, चर्च हो या सम्राट हो। तो ऐसी स्थिति में हमको तो चूंकि केवल शक्ति सिद्धांत को समझना है, तो एक पोप ग्रेगरी सप्तम, मतलब ग्रेगरी सप्तम नाम के एक पोप है, इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में सम्राट या राजा की उत्पत्ति तब होती है जबकि मानव अपनी नैतिकता से गिर जाता है। तो इसलिए जो सम्राट होते हैं वो अपने आदेशों का पालन शक्ति के आधार पर कराते हैं। किसके आधार पर कराते हैं? शक्ति के आधार पर कराते हैं। इसलिए चर्च पिताओं का भी ये समर्थन था, या चर्च पिता भी ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो है राज्य का आधार शक्ति ही है। ठीक है बेटा। अब दूसरा है व्यक्तिवादियों का समर्थन। व्यक्तिवादी विचारधारा के ऊपर मैं अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगा। व्यक्तिवादी विचारधारा वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। राज्य के बारे में हम कहें तो राज्य के बारे में ये कहता है कि राज्य को आर्थिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब ये अहस्तक्षेप के सिद्धांत का भी समर्थन करता है। कौन? व्यक्तिवादी विचारधारा। अब बेटा जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो वास्तविक रूप में राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। मैंने यहाँ लिखा राज्य की बुराई, आप पूरा लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, मतलब आवश्यक भी मानता है और बुराई मानता है। आवश्यक तो इसलिए मानता है कि जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य जरूरी है। बुराई इसलिए मानता है कि राज्य के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है। क्या? राज्य के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को क्या मानती है? एक आवश्यक बुराई मानती है। मतलब यह है कि व्यक्तिवादी विचारधारा स्पष्ट रूप में कह रही है कि वो राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम शक्ति का प्रयोग करे, जो कम से कम आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करे, मतलब कम से कम शक्ति का प्रयोग करे। तो इसलिए किसी न किसी रूप में यहाँ पर यह भी शक्ति सिद्धांत का समर्थक है। जैसा कि हार्वर्ड स्पेंसर ने यहाँ वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि भाई
योग्यतम की जीविता, अर्थात जो व्यक्ति योग्य होगा वही जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, वो मर खप रहा है तो उसको मर खपने दे। इसी प्रकार से यहाँ मतलब स्पेंसर का कहना है कि जिसके पास शक्ति होगी, बल होगा वो जीवित रहेगा, जिसके पास ये नहीं होगा, क्षमता शक्ति बल नहीं होगा, वो जीवित नहीं रह सकता है, और नहीं रह सकता है तो राज्य इसके बारे में कोई जवाबदारी नहीं लेगा। इसी प्रकार से J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने विशेष बल दिया है J.S. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में। और जब स्वतंत्रता पर बल दिया तो स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा कम से कम शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किसी न किसी रूप में शक्ति की ये भी बात कर रहे हैं। आगे लेते तीसरा, अराजकतावादियों का समर्थन। अराजकतावादी भी किसी न किसी रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। अराजकतावादी वास्तविक रूप में राज्य को एक अनावश्यक संस्था मानते हैं। इनका कहना है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब अराजकतावादी ने यहां तक कह दिया है कि राज्य, संपत्ति और धर्म ये तीनों ही अनावश्यक है, इन तीनों को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए अराजकतावादी राज्य के मानते हैं, अनावश्यक संस्था मानते हैं। जैसा कि वास्तविक रूप में यहाँ एक विद्वान है क्रोपोटीन, इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो राज्य है वह राज्य एक स्वाभाविक और ऐतिहासिक संस्था नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में यह एक अनैतिक संस्था है। इसके द्वारा वास्तविक रूप में हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। और चौथा है साम्यवादियों का समर्थन। साम्यवादी भी किसी न किसी रूप में जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ आप नोट करेंगे कार्ल मार्क्स जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, मैंने लिखा जनक, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। इनका कहना है कि राज्य का जन्म वर्गीय अस्तित्व की रक्षा के लिए हुआ है। मतलब एक प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि जो शक्तिशाली संपत्तिशाली वर्ग है इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना की है, और जो कमजोर हैं, जो शक्तिहीन हैं, उनको दबाने के लिए इनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो राज्य का जन्म वर्गीय अस्तित्व की रक्षा के लिए हुआ है। और फिर लेनिन कह रहे हैं कि राज्य केवल एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को कुचलने का यंत्र मात्र है। बेटा ध्यान दीजिएगा, शक्ति की बात आ गई यहाँ पर कि राज्य केवल एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को कुचलने का यंत्र मात्र है। अब कौन सा वर्ग कुचलेगा? जो वर्ग संपत्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा, वो संपत्तिहीन और कमजोर वर्ग को कुचलेगा, दबाएगा, उसको आदेश देगा। तो ये लेनिन ने कहा है। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में साम्यवादियों के द्वारा भी जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मतलब मूल बात ये है कि जिसके पास शक्ति होगी वही जो है दूसरों को आदेश देगा जो कि शक्तिहीन होंगे। ठीक है बेटा। और पांचवा है अधिनायकवाद के समर्थकों का समर्थन। अब जो अधिनायकवाद के समर्थक है वो भी किसी न किसी रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ उदाहरणों के नाम लिखे हैं। ट्रीटस्के कह रहे हैं कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या? राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है। मतलब इनका कहना यह है कि राज्य बाहरी रूप में और आंतरिक रूप में जो है रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए शक्ति अति आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है। कौन कह रहे हैं? ट्रीटस्के। बेटा अगला है बर्नहार्डी। बर्नहार्डी कह रहे हैं कि शक्ति ही सर्वोच्च सत्य है। कौन कह रहे हैं? ये बर्नहार्डी कह रहे हैं कि शक्ति ही सर्वोच्च सत्य है। अर्थात वास्तविक रूप में जिसके पास शक्ति है वो ही दूसरों को आदेश दे सकता है, जिसके पास शक्ति है वो ही जीवित रह सकता है, जिसके पास शक्ति नहीं है वो जीवित नहीं रह सकता। चाहे परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई देश हो, राष्ट्र राज्य हो। ठीक है बेटा। और अगला है ब्रेनस। नोट करेंगे। ब्रेनस कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन कानून जो ईश्वर से लेकर पशुओं तक चलता है यही है कि शक्तिशाली निर्बल पर शासन करे। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मतलब यहाँ ब्रेनस कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन कानून वह है जो ईश्वर से लेकर पशुओं तक चलता है। मतलब ईश्वर पर भी लागू होता है, पशुओं पर भी लागू होता है, मनुष्य पर भी लागू होता है। जो ईश्वर से लेकर पशुओं तक चलता है यही है
कि शक्तिशाली निर्बल पर शासन करे। डेफिनेटली, मतलब वास्तव में ये नियम है कि शक्तिशाली निर्बल पर शासन करे। आप प्राचीन समय में देख सकते हैं, मध्यकाल में देख सकते हैं, आधुनिक समय में देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो शक्तिशाली होता है वो निर्बल पर शासन करता है। जड़ और चेतन सर्वत्र आपको यही नियम दिखाई देगा बेटा। इसके बाद में बेटा एक विद्वान है जेंक्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, नोट करेंगे क्या, एक विद्वान है जेंक्स, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त इसमें। और यहां वास्तविक रूप में इन्होंने ये कहा है क्या कि जो युद्ध होते हैं उन युद्धों में उसे ही विजय प्राप्त होती है जिसके पास शक्ति होती है। शक्ति नहीं होगी तो फिर युद्ध को जीता भी नहीं जा सकता। और इसके बाद में बेटा हम अगली बात लेते हैं, मूल बात, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं। दो बातें होंगी यहाँ पर, विशेषताएं, आलोचना और अंत में निष्कर्ष। ठीक है बेटा, तो विशेषताएं नोट करेंगे। पहली विशेषता है राज्य शक्ति का परिणाम है, अर्थात यहाँ सीधी सी बात यह है कि वास्तविक रूप में जो राज्य है वह शक्ति का ही परिणाम है। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि बिना शक्ति के राज्य जीवित रह ही नहीं सकता, राज्य आंतरिक और बाहरी रूप में अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता। दूसरा है शक्ति ही राज्य का आधार है। वास्तविक रूप में जो शक्ति है, पावर है, वो ही क्या है, राज्य का आधार है। वैसे भी आप देखिएगा तो आज हम देखते हैं जैसे सैनिक शक्ति है और आंतरिक रूप में देखते हैं तो पुलिस शक्ति है। अगर किसी भी राष्ट्र राज्य की सैनिक शक्ति मजबूत नहीं है या पुलिस शक्ति मजबूत नहीं है तो वास्तविक रूप में वह राज्य आंतरिक और बाहरी रूप में सुरक्षित नहीं रह सकता। तीसरा है शासन तथा व्यवस्था के लिए शक्ति अनिवार्य है। वास्तविक रूप में यदि हम ये कहें कि शासन और व्यवस्था को भी बनाए रखना है, देश के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखना है, बाहरी आक्रमण से भी रक्षा करना है, तो भी जो है शक्ति अनिवार्य है। कोई राष्ट्र राज्य शक्तिहीन है तो वह आंतरिक और बाहरी रूप में अपनी रक्षा नहीं कर सकता। चौथा है शक्ति ही राज्य का भविष्य है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो शक्ति ही राज्य का भविष्य है। भाई उस राज्य का कोई भविष्य नहीं हो सकता जो राज्य शक्तिहीन होता है, जो राज्य अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार नहीं कर रहा होता है। वास्तविक रूप में वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता है। जैसा कि यहाँ पर हार्वर्ड स्पेंसर ने स्पष्ट रूप में कहा है, कि वास्तविक रूप में वो ही राज्य जीवित रह सकता है जिसके पास शक्ति होगी। मतलब योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया उन्होंने कि जो योग्य है, शक्तिशाली है, समर्थ है, वो जीवित रहेगा। जो योग्य नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, समर्थ नहीं है, वो जीवित नहीं रह सकता। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो राष्ट्र राज्य हो। यस। पांचवा मानव स्वभाव झगड़ालू है। बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में यहाँ जो इसकी पांचवी विशेषता है वो ये है कि मानव स्वभाव झगड़ालू है। तो इसका मूल भावार्थ ये हो गया कि वास्तव में मानव का स्वभाव झगड़ालू है। और झगड़ालू का मतलब ये होगा कि यहाँ जो शक्तिशाली होता है वास्तविक रूप में वो दूसरे व्यक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है। मतलब मानव का स्वभाव है कि वह दूसरे व्यक्तियों को आदेश दे। जब दूसरे व्यक्तियों को आदेश दे रहा है और उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो आपस में इनमें झगड़ा होता है। इसलिए वास्तविक रूप में ये मानव का स्वभाव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देना चाहता है, अर्थात वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। और शक्तिशाली बनाना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति भी ये चाहेगा कि मेरे आदेशों का पालन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों में, दोनों संस्थाओं में, दोनों परिवारों में, दो राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत, है ना, निश्चित रूप में क्या होगा, संघर्ष होगा। इसलिए मानव स्वभाव झगड़ालू है। तो यह भी वास्तविक रूप में शक्ति सिद्धांत की एक विशेषता होगी। बेटा आप लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की आलोचना। पहला है शक्ति ही, बेटा ध्यान देंगे, शक्ति ही राज्य निर्माण का एकमात्र तत्व नहीं है। अब देखो, शक्ति सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य निर्माण का एकमात्र तत्व शक्ति को मानता है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य ही या शक्ति ही राज्य निर्माण का एकमात्र तत्व नहीं है। क्योंकि वास्तविक रूप में सहयोग, आपसी सहमति, क्या कह रहा हूं मैं, सहयोग, आपसी सहमति, पारस्परिक निर्भरता, ये भी जो है वास्तव में राज्य निर्माण के तत्व होते हैं। इसलिए शक्ति को ही राज्य निर्माण का एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता है। ठीक है बेटा। दूसरा है शक्ति ही केवल राज्य के विकास का एकमात्र तत्व नहीं। मतलब शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि भाई शक्ति ही केवल राज्य के विकास का एकमात्र तत्व है, लेकिन सच्चाई ये है कि शक्ति ही राज्य के विकास का एकमात्र तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य के विकास के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक चेतना है, सभ्यता,
सामान्य संस्कृति, इसी के साथ में आर्थिक उद्देश्य, इनका भी किसी न किसी रूप में योगदान होता है। और तीसरा है शक्ति राज्य का आधार नहीं। बेटा ध्यान दीजिएगा, तीसरा यह कि शक्ति वास्तविक रूप में राज्य का आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या हम ये कहें कि न्याय रहित शक्ति हो तो वह शक्ति कभी स्थायी हो ही नहीं सकती है। अर्थात शक्ति के बल पर कब तक शासन किया जा सकता है, शक्ति के बल पर कब तक जनता से आदेशों का पालन कराया जाएगा? जब तक जनता की सहमति नहीं होगी तब तक वास्तविक रूप में शासन का आधार स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता, राज्य स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति राज्य का आधार नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में शक्ति के साथ साथ जो राज्य का आधार होता है वास्तविक रूप में वह इच्छा होती है। अगर जनता अपनी सहमति दे रही है, वैधता दे रही है, तो वह जो आधार होगा स्थायी होगा। और केवल बल का प्रयोग किया जा रहा है तो बल के आधार पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि एक विद्वान है गिलक्राइस्ट ने स्पष्ट रूप में कहा है कि न्याय रहित शक्ति अस्थायी होती है। बेटा नोट करेंगे, न्याय रहित शक्ति अस्थायी होती है। मतलब किसी शक्ति का प्रयोग यदि अन्याय के रूप में किया जाए, न्याय के रूप में नहीं किया जाए तो तय मानेगा वह राज्य स्थायी नहीं हो सकता। चौथी आलोचना, शक्ति पर आधारित अधिकार कभी भी अधिकार नहीं होता। बेटा ध्यान देंगे यहाँ, क्या शक्ति पर आधारित अधिकार कभी भी अधिकार नहीं होती। मतलब वास्तविक रूप में शक्ति के आधार पर आप किसी के ऊपर अधिकार जता रहे हैं तो वास्तविक रूप में अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो व्यवस्था के कारण उन आदेशों का पालन कर रहा है, अपनी सहमति से, इच्छा से उनका पालन नहीं कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? वास्तविक रूप में शक्ति पर आधारित जो अधिकार है कभी भी अधिकार इसलिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां भय के आधार पर, डर के आधार पर आदेशों का पालन किया जा रहा है, सहमति से, इच्छा से, श्रद्धा के आधार पर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। अब यहां मैंने लिखा है, जैसे जीन जैक्स रूसो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में यहां पर मजबूरन आदेशों का पालन किया जाता है, इच्छा के आधार पर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। क्या? इच्छा के आधार पर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। और जब इच्छा के आधार पर आदेशों का पालन किया जाता है तो शक्ति और बल की कतई आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि इसके ऊपर आगे चल करके वास्तविक रूप में जो हिल ग्रीन है, क्या TH ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन है, उन्हें स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा इसके बाद में, तीसरे नंबर पर लेंगे इसको। ठीक है बेटा। और पांचवा है कोरी शक्ति, तानाशाही तथा हिंसा शक्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोरी शक्ति, तानाशाही तथा हिंसा, ध्यान दीजिएगा, कोरी शक्ति, तानाशाही तथा हिंसा। मतलब केवल यदि शक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, केवल शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वास्तविक रूप में वहां पर तानाशाही और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जनता की सहमति नहीं ली जा रही है, बल्कि यहाँ हिंसा के आधार पर बलपूर्वक तरीके से जनता से आदेशों का पालन कराया जाता है। इसलिए केवल जो कोरी शक्ति होती है वह तानाशाही तथा हिंसा को बढ़ावा देती है। और छठा है शक्ति सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो शक्ति होती है वो सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती है। वास्तविक रूप में जब सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करते हैं तो निश्चित रूप में विस्तारवाद की नीति को अपनाया जाता है, अर्थात सभी अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं। और जब सीमाओं का विस्तार करते हैं तो डेफिनेटली साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि जो शक्ति होती है वो सैनिकवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में सातवीं आलोचना है शक्ति अंतरराष्ट्रवाद की शत्रु है। बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जो शक्ति होती है वो अंतरराष्ट्रीयवाद की भी शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य जब शक्ति के आधार पर ही अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको राष्ट्रवाद से तो प्रेम होगा लेकिन अंतरराष्ट्रवाद से प्रेम नहीं होगा। अंतरराष्ट्रवाद की क्या होगी? ये शत्रु होगी। कौन? शक्ति। ठीक है। आज आप आधुनिक समय में देख सकते हैं सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। और आप देखेंगे किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्यों को आपस में तनातनी चलती रहती है, राष्ट्र राज्य आपस में किसी न किसी रूप में युद्ध जैसी स्थिति में बने रहते हैं। और बेटा आठवां आलोचना है इसकी मानव स्वभाव का गलत चित्रण। वास्तविक रूप में जो शक्ति सिद्धांत है इसने मानव स्वभाव का गलत चित्रण किया है। कैसे किया है? कि शक्ति सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहता है, क्या कहता है? कि मानव का स्वभाव
झगड़ालू है, अर्थात मानव केवल झगड़ा करता रहता है। किस लिए करता रहता है? कि जो शक्तिशाली होता है वह शक्तिहीन और दुर्बल लोगों को दबा कर रखना चाहता है, उनके ऊपर अपना आदेश देता है, आदेशों का पालन करवाता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि मानव स्वभाव वास्तविक रूप में अच्छा भी और बुरा भी है। मतलब व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी भी होता है तो परोपकारी भी होता है, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। मानव स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति होती है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दैवी प्रवृत्ति भी होती है। मतलब मानव स्वभाव में गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं, इसलिए स्वभाव से अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। जबकि शक्ति सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि मानव स्वभाव से केवल झगड़ालू होता है, इसमें भी सत्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। वह वास्तविक रूप में स्वभाव से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, स्वार्थी होता है, परोपकारी भी होता है। ठीक है बेटा, उसमें राक्षसी मतलब राक्षसों जैसे अवगुण भी होते हैं और देवताओं जैसे गुण भी होते हैं। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं। बाकी मानव स्वभाव को स्पष्ट रूप में समझना चाहें तो मैकियावेली, हॉब्स और जीन जैक्स रूसो, इन तीनों विचारकों ने बड़ा अच्छा लिखा है। मैंने ये सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, आप लिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिम राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। ठीक है बेटा, और अंतिम 9वीं जो आलोचना है वह शक्ति सिद्धांत घातक है। बेटा ध्यान दीजिएगा, शक्ति सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है। राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है बहुत ज्यादा घातक है। क्यों है? क्योंकि जो शक्ति का सिद्धांत है वह केवल योग्यतम को बचाए रखने के पक्ष में। मतलब शक्ति सिद्धांत ये कहता है स्पष्ट रूप में कि जो योग्य है, जो शक्तिशाली है, जो प्रभावशाली है, जो सक्षम है, केवल वो जीवित रहेगा। जो शक्तिहीन है, कमजोर है, दुर्बल है, वो मर जाएंगे। और इनका कहना है कि मर रहे हैं, खप रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो हो जाने दो, राज्य उन्हें बचाने का प्रयास नहीं करे। तो क्या ये शक्ति का सिद्धांत है खतरनाक नहीं है? खतरनाक है, क्योंकि ये तो वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर की यही बात स्वीकार कर रहा है। क्या? योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत, कि प्रकृति के अंतर्गत वो ही जीवित रहेगा जो योग्य होगा, सक्षम होगा। जैसे मान लीजिएगा वास्तविक रूप में प्रकृति के अंतर्गत आप देखिएगा, पशु जगत में देखिएगा, वहां पर जो शक्तिशाली होता है वो जो है दुर्बल जीव होते हैं, कमजोर जीव होते हैं, उनको जो है अपना शिकार बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव जाति के ऊपर ये बात लागू होती है कि वास्तविक रूप में जो शक्तिशाली होते हैं वो दुर्बलों को परेशान करते हैं, सताते हैं। तो वास्तव में जो ये शक्ति सिद्धांत है वो केवल योग्यतम को बचाए रखने के पक्ष में है, कि जो योग्य है, शक्तिशाली है, वो बचा रहेगा, बल्कि जो दुर्बल है, कमजोर है, शक्तिहीन है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी को अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। शक्ति सिद्धांत ये बात कह रहा है, इसलिए शक्ति सिद्धांत बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक है। ठीक है बेटा, इसके बाद में अंत में लेते हैं शक्ति सिद्धांत का निष्कर्ष, निचोड़ क्या है। बेटा वास्तविक रूप में जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है वह राज्य के एक तत्व को महत्व देता है। मतलब जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है वह राज्य के उत्पन्न होने में केवल एक तत्व को महत्व देता है और वह है शक्ति। जबकि सच्चाई यह है कि केवल राज्य की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से ही नहीं हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत राजनीतिक चेतना, आर्थिक उद्देश्य, क्या राजनीतिक चेतना, आर्थिक उद्देश्य, इसी के साथ में हम ये कहेंगे कि जब राजनीतिक चेतना हो जाती है, आर्थिक उद्देश्य पूरा हो जाता है, इसी के साथ में विभिन्न वर्गों के द्वारा भी किसी न किसी रूप में सहयोग दिया गया है, पारस्परिक निर्भरता के द्वारा भी किसी न किसी रूप में सहयोग दिया गया है। बाकी पीछे मैंने ये सब बातें आपको किसी न किसी रूप में कह दी है। फिर कह रहा हूं मैं कि राज्य के एक तत्व को महत्व देता है शक्ति सिद्धांत, किसको? शक्ति को देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य के उत्पत्ति में आर्थिक उद्देश्य, नोट करिए बेटा, आर्थिक उद्देश्य, संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक चेतना, इन चारों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसलिए केवल एक तत्व को राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक विद्वान है सीले कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक तत्व से नहीं, विस्तार में निसंदेह भाग लिया है। अर्थात सीले ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति एक तत्व से नहीं, मतलब राज्य की उत्पत्ति केवल एक तत्व से नहीं हुई, केवल शक्ति से नहीं हुई है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य के विस्तार में निसंदेह शक्ति का भाग रहा है। राज्य के विस्तार में शक्ति ने योगदान दिया है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति का एक तत्व नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्य के विस्तार में इसका योगदान रहा है, लेकिन एकमात्र तत्व इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीले कह रहे हैं ये बात। इसके बाद में बेटा अंत में यहां हमने ये लीकोक है, लीकोक ने भी यही बात की है कि राज्य की उत्पत्ति का
एकमात्र तत्व शक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसने? लीकोक ने, मैंने शॉर्ट में लिखा है लीकोक। एक तत्व मतलब राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व शक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन कह रहे हैं? लीकोक कह रहे, नोट करेंगे ये। और फिर इसीलिए क्या करें कि राज्य की उत्पत्ति एक तत्व से नहीं, मतलब राज्य की उत्पत्ति के लिए केवल शक्ति को ही एक तत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि विस्तार में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है, ये इसीलिए कह रहे हैं। और अंत में मैंने लिखा है बेटा यहाँ, शक्ति राज्य का आधार तथा भविष्य भले ही न हो, पर यह राज्य का साधन जरूर है। बेटा ध्यान देंगे क्या कि शक्ति राज्य का आधार तथा भविष्य भले ही न हो, ये बात सत्य है कि शक्ति को राज्य का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता, ये सत्य है। पर फिर भी कह रहे हैं हम, शक्ति राज्य का आधार तथा भविष्य भले ही न हो, नहीं हो, परंतु यह राज्य का साधन जरूर है। अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति राज्य का साधन जरूर है, चाहे साध्य ना हो। ये वैसे देखा जाए तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जो शक्ति होती है वो कभी कभी साध्य भी बन जाती है और साधन ही बन जाती है। एक बात और ध्यान रखना यहाँ कि जो शक्ति होती है, शक्ति हमेशा अपने आप में सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। सापेक्ष का मतलब होता है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कभी कोई देश शक्तिशाली होता है, कभी वो देश शक्तिहीन हो जाता है, कभी कोई दूसरा राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बन जाता है, फिर आगे चल करके वह शक्तिहीन हो जाता है। आप किसी व्यक्ति पर भी लागू कर सकते हैं, परिवार पर भी लागू कर सकते हैं। इसलिए शक्ति सापेक्ष होती है, मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से कभी कोई शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई शक्तिहीन हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, एक राष्ट्र राज्य हमेशा के लिए शक्तिशाली बना रहेगा, नहीं। समय और परिस्थिति में परिवर्तन आते ही कभी कभी ऐसा होता है कि कमजोर राष्ट्र राज्य वो शक्तिशाली बन जाता है, और जो शक्तिशाली राष्ट्र राज्य होता है वह दुर्बल या शक्तिहीन राष्ट्र राज्य बन जाता है। इसलिए शक्ति अपने आप में क्या होती है बेटा? सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। ये बात भी अंत में आपको क्या करूं, ये बात भी अंत में आपको नोट करनी है, क्या कि शक्ति अपने आप में क्या होती है? सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति का सिद्धांत है वो ठीक से समझ गए होंगे। बस ये जरूर ध्यान रखेंगे बेटा कि वास्तविक रूप में जो शक्ति सिद्धांत है वह भी वास्तव में काल्पनिक आधार पर ही इसके जो विचार हैं वो प्रकट किए गए हैं, जबकि विकासवादी सिद्धांत में तथ्यों का सहारा लिया गया है। यस, तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।